Hello everyone, welcome back to the PYQ series of DSSB TGT Natural Science। इसमें हम कवर कर रहे थे जो एग्ज़ाम 27 सितंबर 2018 को हुआ था फीमेल शिफ्ट 2 में। इसमें ऑलरेडी हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं जिसमें हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर किया था। आज हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे जिसमें हम केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा है कि जो बॉक्साइट ओर है उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कौन से मेथड यूज़ करते हैं हम। इसमें ऑप्शन ए है फ्रॉथ फ्लोटेशन, ऑप्शन बी लीचिंग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड ऑप्शन डी हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो देखो यहाँ पर आपको याद रखना है क्या पूछा है, बॉक्साइट ओर। जो बॉक्साइट ओर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.H2O, जो एल्यूमिनियम का एक ओर है और इसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट का मीनिंग क्या होता है, जो हमें ओर मिलता है इस ओर के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और उन इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, गैंग। तो इन इम्प्योरिटीज़ को अलग करने का जो मेथड होता है ओर से, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। उसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। एल्यूमिनियम का जो ओर है बॉक्साइट, उसके कॉन्सेंट्रेट के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो कौन सा मेथड होता है, लीचिंग। तो ये आपको याद रखना है कि जो एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट ओर, उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, लीचिंग। इसमें Al2O3.2H2 को NaOH के साथ डाइजेशन के लिए छोड़ देते हैं जिससे वो प्योरीफाई हो जाता है और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग। आप स्पेशल याद रखना लीचिंग किसके लिए होता है, बॉक्साइट ओर के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो फ्रॉथ फ्लोटेशन होता है वो हमारा सल्फाइड ओर्स के लिए होता है, ये भी आप याद रखेंगे, सल्फाइड ओर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद एक हाइड्रोलिक वॉशिंग है, ये हमारा ऑक्साइड ओर्स के लिए यूज़ होता है। तो ऑक्साइड ओर्स के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग। सल्फाइड ओर्स के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। और लीचिंग जो है वो हमारा बॉक्साइट ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, रस्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ। यहाँ हमसे पूछा है रस्ट किसका मिक्सचर है। तो देखो जो रस्ट होता है वो क्या होता है, कॉरोजन ऑफ आयरन। तो जो कॉरोजन ऑफ आयरन है, तो आयरन के कॉरोजन की वजह से आयरन के ऊपर एक लेयर आ जाती है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, रस्ट। इसमें क्या होता है, कॉरोजन में क्या होता है, कोई भी मेटल का जब कॉरोजन होता है तो वो ऑक्सीजन और जो एयर में प्रेजेंट है मॉइस्चर, उससे रिएक्शन कर लेता है, जिसके कारण जो मेटल है उसका अपर सरफेस खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉरोजन। और जब आयरन का कॉरोजन होता है तो आयरन भी ऑक्सीजन और H2O के साथ रिएक्शन कर लेता है, यानी आयरन एयर और एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर लेता है, जिसके कारण जो आयरन है उसका अपर सरफेस खराब हो जाता है, जिससे आयरन के ऊपर एक ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट। और ये किस कलर की होती है, ये होती है हमारी रेडिश ब्राउन कलर की। ठीक है, तो ये आयरन के ऊपर एक लेयर आ जाती है रेडिश ब्राउन कलर की, इसे हम क्या कहते हैं, रस्ट। और जो हमारा रस्ट है उसका फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 एंड FeOH होल थ्राइस। यानी जो हमारा ये रस्ट है ये मिक्सचर होता है किसका, Fe2O3 और FeOH होल थ्राइस का। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, आयरन ऑब्जेक्ट्स आर protected from corrosion by connecting them to small pieces of magnesium where option A, iron is the sacrificial cathode, option B, magnesium is the sacrificial cathode, option C, iron is the sacrificial anode, और ऑप्शन डी, मैग्नीशियम इज द सेक्रीफिशियल एनोड। अभी बताया था आपको कॉरोजन क्या होता है, जो हमारा आयरन है वो एयर और मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेता है, जिसके कारण आयरन का अपर सरफेस खराब हो जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉरोजन। अब कॉरोजन से बचाने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे हम पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, और एक गैल्वेनाइजेशन होता है। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा आयरन है उसके ऊपर एक लेयर लगा देते हैं, किसकी, जिंक की। तो अगर आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगा देंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, गैल्वेनाइजेशन। सिमिलर ऐसा ही एक प्रोसेस है जिसमें हम जो आयरन है उसके ऊपर किस चीज़ की लेयर लगा देते हैं, मैग्नीशियम की। तो आयरन के ऊपर अगर हम मैग्नीशियम की लेयर लगा देंगे तो भी हमारा जो आयरन है वो कॉरोजन से बच जाएगा। अब इसमें ये पूछा है कि अगर हम इसे मैग्नीशियम के स्मॉल पीसेस से कनेक्ट कर देंगे तो जो उसमें हमारा मैग्नीशियम है वो किसकी तरह काम करेगा। देखो जब पहले आयरन था तो आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, तो जब पहले आयरन प्रेजेंट रहता है तो आयरन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमेशा हमारा किस पे होता है, एनोड पे। अब ये कब की कहानी है, ये तब की कहानी है जब तक मैग्नीशियम इससे कनेक्ट नहीं हुआ था। अब अगर हम आयरन को किससे कनेक्ट कर देते हैं, मैग्नीशियम से, तो जो हमारा मैग्नीशियम है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी है वो आयरन से ज़्यादा होती है, इसलिए जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसका होगा, मैग्नीशियम का। यानी
यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा बिफोर द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। आयरन का ऑक्सीडेशन होने से पहले ही किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मैग्नीशियम का। और ऑक्सीडेशन हमेशा किस पर होता है, एनोड पर, यानी उस केस में जो हमारा मैग्नीशियम है वो किसका काम करेगा, एनोड का। तो मैग्नीशियम अपना सेक्रीफाइस कर देता है टू प्रोटेक्ट द आयरन, इसीलिए इस केस में जो मैग्नीशियम है वो हमारी किसकी तरह काम करती है, सेक्रीफिशियल एनोड की तरह। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। देखो जो हमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन दी है वो हमें ये दी है CH3CH, यहाँ दिया है डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ क्या ऐड किया है, HBr, ठीक है। और यहाँ पर परऑक्साइड डालें। तो देखो ये तो हो गई हमारी क्या, एल्कीन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है तो वो क्या होता है, एल्कीन। एल्कीन पे हमें किसका एडिशन कराना है, HBr का। और ये है परऑक्साइड। देखो एक तो परऑक्साइड आपको याद रखना है, परऑक्साइड क्या होता है, यहाँ पर देखो बन रहा है CH3CH2CH2Br, यानी अगर, अच्छा यहाँ पे ना कुछ कम लिखा है, यहाँ पर CH2 और आएगा, ये बनेगा। तो यहाँ क्या बन रहा है, CH3CH2CH2Br। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन तो ऐड हो गया इस पे और Br किस पे ऐड हो गया, इस पे। देखो यहाँ आपको क्या याद रखना है, ये है परऑक्साइड। परऑक्साइड उसको बोलते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। यानी अगर आपको ऐसी कोई स्ट्रक्चर मिलती है जहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परऑक्साइड। यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दूँ मैं और यहाँ पर भी कोई ग्रुप लगा दूँ, तो जब इसका हम मैकेनिज्म करेंगे रिएक्शन का, तो ये जो परऑक्साइड है ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, यानी इस तरीके से कुछ होगा। RO, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर, ऐसे ही इधर ये अलग हो जाएगा, तो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा। इस तरीके से जो जनरेट होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। इसका मतलब ये जो रिएक्शन हमारी हुई है फर्स्ट वाली, ये कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हुई है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये हमारी कैसी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन। तो ये जो हमारी है ये कैसी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आप ये देख लेना एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, परऑक्साइड। तो जितनी भी रिएक्शन परऑक्साइड की प्रेजेंस में होती हैं वो सब किसके थ्रू होती हैं, फ्री रेडिकल के थ्रू, और इसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन कहते हैं, राइट। समझ आ गई। चलो अब ऐसे ही जो हमें नेक्स्ट रिएक्शन दी है वो देखो एक बार, नेक्स्ट रिएक्शन हमें क्या दी है वो एक बार चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है C6H6 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, और वो क्या बना रहा है, वो हमारा बना रहा है C6H5Cl, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पर है C6H6, तो C6H6 क्या होता है, बेंजीन होते हैं। C6H6 होता है हमारा बेंजीन, उस बेंजीन को मैं इस तरीके से बना रही हूँ। और यहाँ पर क्या है हमारा Cl2, किसकी प्रेजेंस में एडिशन कराई है, ये अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो देखो ये जो अनहाइड्रस AlCl3 है ये क्या करता है, Cl2 के साथ रिएक्शन करता है। ये हमारा Cl2, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ ClCl प्लस यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये AlCl3। अब ये AlCl3 क्या करता है, ये हमारा टूट जाता है। ये AlCl3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड जब टूटता है तो ये Cl पॉजिटिव, यानी ये ऐसे टूटता है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला Cl ले जाता है और ये वाला Cl किससे जुड़ जाता है, AlCl4 बना लेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। यानी ये कुछ इस तरीके से था, Al यहाँ पर क्या था Cl, यहाँ पर क्या था Cl, यहाँ पर क्या था Cl। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो एल्यूमिनियम है इसके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 2 की और ज़रूरत है, यानी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। अब ये 8 करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो वो क्या करता है, ये जो Cl है इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस Cl पे क्या होगा, यहाँ से एक Cl पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है किसको दे देगा, Al को दे देगा, ठीक है। तो इससे AlCl4 और कैसा चार्ज आ जाएगा Al पर, नेगेटिव, क्योंकि Al एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये क्या आ गया, Cl पॉजिटिव। अब ये क्या करता है, ये जो हमारा बेंजीन है, अच्छा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया ना, क्योंकि इसके लास्ट में तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और पॉजिटिव चार्ज होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो अब ये क्या करेगा, इस बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और हमारा बेंजीन से जुड़ जाएगा। पूरा मैकेनिज्म मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ आपको, बस इतना बता रही हूँ, इस तरीके का कुछ होता है। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। बट ये एडिशन नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन।
तो ये वाली जो रिएक्शन है वो हमारी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो बेंजीन के केस में इस तरह की रिएक्शन होती हैं वो ESR होती हैं, यानी ये क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखो, और अगर मैं आपको दोबारा बताऊं इन शॉर्ट तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से जगह बना लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये वाली रिएक्शन हम कैसे याद रख सकते हैं। देखो ये क्या है, बेंजीन। अच्छा, बेंजीन क्या है मैंने बताया, ये क्या है, C6H6। अब मैं इसे एक बार बता देती हूँ ये कैसा है C6H6। ये इस तरीके से है, यहाँ हर कॉर्नर पर एक है C और एक है H, ये C और H, C और H, तो हर कॉर्नर पे एक C और एक H कनेक्ट है। इसके साथ हमें कनेक्ट करना है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। बेसिकली ये जो Cl है ये क्या करता है, हर पोजीशन पर मैंने बताना एक कार्बन और एक H है, यहाँ पर भी एक H और एक कार्बन, एक H और एक कार्बन, एक H और एक कार्बन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये Cl यहाँ से एक हाइड्रोजन का हटा देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर Cl लगाती हूँ तो यहाँ से H तो गया, वो H दूसरे Cl के साथ मिलकर यहाँ से HCl निकाल देगा। अब मैंने आपको दिखाया था इस पर पॉजिटिव चार्ज आया था, मतलब ये है तो इलेक्ट्रोफाइल, पर यहाँ एडिशन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से कुछ निकला है तो ये H की जगह आया, इसीलिए ये कैसी रिएक्शन है, ये है ESR। ESR मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और आपको याद रखना है बेंजीन के केस में जनरली कौन सी रिएक्शन फेवर करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये हमारी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर HCl नहीं दिया है, अगर आप डी ऑप्शन देखेंगे तो उसमें HCl भी दिया है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो ऐसे हो गए। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में देखो क्या फ़र्क है। ऑप्शन ए मैंने बता दिया था आपको, क्या था वो, फ्री रेडिकल रिएक्शन थी। अगर हम ऑप्शन सी ध्यान से देखेंगे तो देखो वहाँ पर ऑप्शन ए में एरो के ऊपर क्या था, पेरोक्साइड, यहाँ एरो पर कुछ भी नहीं है और रिएक्शन कंप्लीट करके ऐसे लिखी हुई है CH3CH, इसके साथ कनेक्ट है Br और इसके साथ क्या कनेक्ट है CH3, राइट। अच्छा, अब देखो क्या हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिएजेंट नहीं है तो ये जो हमारा HBr है, आपको पता है ये HBr कैसे टूटता है, HBr हमारा टूटेगा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में। अब अगर ये H पॉजिटिव है तो इस पर कैसा चार्ज है, ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, तो ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल, राइट, और ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होता है, अगर यहाँ पर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट किया है तो मुझे ऐड कराने के लिए यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देती हूँ। अगर मैं इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करूंगी तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा CH3CH, यहाँ पर बन जाएगा CH2। ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ऐसे भी हो सकता था, हम इस वाले बॉन्ड को ऐसे भी तोड़ सकते थे, पर ऐसे तोड़ेंगे नहीं क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये प्राइमरी है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज़्यादा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, इसलिए ये वाला स्टेज बनेगा। अब बस आपको क्या करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। Br पे नेगेटिव चार्ज है तो Br इसके साथ जुड़ जाएगा, H पे पॉजिटिव चार्ज है तो H इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। अब इसमें कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ, सिर्फ एडिशन हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। एडिशन है ये, और ये कैसी एडिशन है, इस केस में Br से पहले हमारा H जुड़ता है, इसलिए वाली जो रिएक्शन है वो हमारी कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। हमसे यही पूछा था इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो उसका आंसर करेक्ट क्या आएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। बस आप इतना याद रख लेना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं इन केस ऑफ एल्कीन्स। अगर शॉर्ट में याद रखना है तो इसे याद रख लेना, किसके केस में होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्कीन के केस में, यानी जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अब अगर वो रिएक्शन हमारी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है, पेरोक्साइड देख लेना अगर एरो पर लिखा हुआ है तो वो फ्री रेडिकल एडिशन होगा, और अगर एरो के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट, वट इज द टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स पॉसिबल फॉर एन हेक्सेन। एन हेक्सेन के लिए हमें चेन आइसोमर्स बताने हैं। तो देखो एन हेक्सेन, तो सबसे पहला हम यही बना लेते हैं, 6 कार्बन होंगे, हेक्सेन है तो स्ट्रेट चेन में ही ले लेते हैं। तो एक तो हमारा यही हो जाएगा आइसोमर फर्स्ट, बाकी के वैलेंसी तो हम H लगा के सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या बन गई, हेक्सेन। एक तो ये हो गया। चलो दूसरा बनाते हैं, दूसरे में हम क्या करते हैं, इसको ब्रांच में ले लेते हैं। एक को ये हो गया यहाँ पर 4 5 और एक मैंने यहाँ ब्रांच में ले लिया, तो यहाँ से नंबर दूंगी 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हमारा होगा 2 मिथाइल पेंटीन। तो ये मेरी क्या बन गई, ये हमारी बन गई 2 मिथाइल पेंटीन, राइट। चलो नेक्स्ट,
एक और बनाते हैं। नेक्स्ट हम बना लेते हैं, इस ब्रांच को थोड़ा थर्ड पोजीशन पे ले आते हैं, यानी मैं इस तरीके से भी बना सकती हूँ इसे, यहाँ पर ले आऊँ ब्रांच, तो ये क्या बन जाएगा 3 मिथाइल पेंटीन। नंबर देंगे किधर से भी दे दो 1 2 3 4 5, तो ये क्या बन जाएगी 3 मिथाइल पेंटीन। कितने आइसोमर्स हो गए 3। और देखो पॉसिबल है, हाँ और भी पॉसिबल है। फोर्थ हम ऐसे कर सकते हैं सी, ये सी, ये सी और यहाँ सी, एक इधर ब्रांच पर ले जाऊँ एक इधर, तो ऐसे दे देंगे 1 2 3 4, तो क्या बनेगा ये बनेगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये बन गया हमारा। चलो और एक और पॉसिबल है, वो कौन सा पॉसिबल है, अगर मैं ऐसे ले जाऊँ यहाँ पर फिफ्थ को, सी यहाँ पर आ जाएगा सी, ये सी इस तरीके से कनेक्ट कर दूँ, ये सी, ये सी और ये सी, तो यहाँ से जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। वो था 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, और ये क्या हमारा 2 3 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये कितने आइसोमर पॉसिबल है, टोटल 5, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5 आइसोमर्स आर पॉसिबल। नेक्स्ट, द फॉसिल फ्यूल दैट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कार्बन ब्लैक इज कोल गैस, नेचुरल गैस, प्रोड्यूसर गैस और सिंथेटिक गैस। तो हमसे पूछा है कि कार्बन ब्लैक बनाने के लिए कौन सा फॉसिल फ्यूल यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा नेचुरल गैस। देखो जो हमारा नेचुरल गैस है वो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, तो नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसका जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है, और मीथेन का फॉर्मूला पता है क्या होता है CH4। अब अगर मैं CH4 को बर्न कर, यानी ये जो हाइड्रोकार्बन है जो नेचुरल गैस है उसके अंदर 97% मीथेन होता है, 97% CH4 होता है यानी मीथेन। अब अगर इस मीथेन का मैं ऑक्सीडेशन कराऊं CH4 + O2 लिमिटेड सप्लाई में, यानी इसको अगर मैं लिमिटेड सप्लाई में कंबशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से लिमिटेड सप्लाई याद रखना, क्योंकि अगर प्रॉपर सप्लाई होगी तो यहाँ CO2 बन जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा C प्लस यहाँ से निकलेगा H2O, बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और ये जो C है यही क्या होता है कार्बन ब्लैक। ऐसे मुझे कार्बन ब्लैक मिलता है फ्रॉम नेचुरल गैस, राइट, ये चीज़ याद रखनी है। जो प्रोड्यूसर गैस होता है ये हमारा CO और N2 का मिक्सचर होता है, इसको भी याद रखेंगे, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 यानी नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। कोल गैस मुझे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से मिलता है, तो ये चीज़ आपको याद रखे चलनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ पावर अल्कोहल इज, हमसे पूछा है पावर अल्कोहल का कंपोजिशन क्या है, तो पावर अल्कोहल में 80% पेट्रोल होता है और 20% इथेनॉल होता है, साथ में कुछ अमाउंट बेंजीन का भी होता है, पर बेंजीन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखना 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल, इसके कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हैं पावर अल्कोहल, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, nitriles on hydrolysis give a compound X which on reaction with H positive which negative gives Y is diluted to 5 to 10%, it is known as वॉश, रेक्टिफाइड स्पिरिट, विनेगर और एजोडाई। तो यहाँ पर नाइट्राइल्स है, नाइट्राइल्स वो होते हैं जिनके अंदर ये वाला ग्रुप आता है CN, और C और N के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो ये जहाँ आता है इसे हम क्या बोलते हैं नाइट्राइल्स, ठीक है। अब इसमें बोला है कि नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस से कंपाउंड बनेगा X, और उस X को अगर H पॉजिटिव या H नेगेटिव के साथ ट्रीट करेंगे तो Y देगा, और Y को डाइल्यूट करेंगे 5 to 10%, तो इसमें से कुछ मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पर ना मैं सबसे सिंपलेस्ट अगर नाइट्राइल लूँ तो वो CH3CN होगा, राइट। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं, हाइड्रोलिसिस वाटर से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, या आप ऐसे लगा लेना ये डाइल्यूट टेस्ट सेल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से हमें CH3COOH मिलता है, जो क्या होता है, जो होता है इथेनोइक एसिड। तो ये क्या है हमारा इथेनोइक एसिड, या इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉमन नाम से जानते हैं, और इसका जो कॉमन नेमिंग है वो क्या होता है एसिटिक एसिड। तो इसे हम इथेनोइक एसिड या इसे हम क्या कहते हैं एसिटिक एसिड, राइट। अच्छा, अब इसको अगर हम डाइल्यूट कर दें 5 से 10%, तो अगर हम इसको डाइल्यूट कर देते हैं अप टू 5 to 10%, तो हमें मिलेगा विनेगर, यानी एसिटिक एसिड विनेगर ही होता है, बट अगर हम एसिटिक एसिड को डाइल्यूट कर दे 5 to 10%, तो जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा विनेगर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसका राइट आंसर क्या होगा विनेगर। नेक्स्ट, द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज सिमिलर टू दैट ऑफ, जो हमारा मैकेनिज्म है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप का वो किससे मैच करता है, तो आपको याद रखना है वो कैसा होता है। बिल्कुल इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, ऑप्शन बी हेयर कंडीशनर्स, ऑप्शन सी टूथपेस्ट, और ऑप्शन डी सेविंग सोप्स। तो आपको याद रखना है जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स है उसका जो
जो सोप्स होते हैं उनका जो क्लीनिंग एक्शन का मैकेनिज्म होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट होते हैं। इसका राइट ऑप्शन आएगा ए। बस इतना फ़र्क है, जो लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इनका क्लीनिंग एक्शन सिमिलर होता है जैसे हमारा सोप का होता है। तो सोप का और इनका क्लीनिंग एक्शन एकदम सेम होता है, ठीक है। अब ये जो हेयर कंडीशनर है ये क्लीनिंग नहीं करते हैं, याद रखना है। एक तो क्लीनिंग नहीं करते हैं, मॉइस्चर करते हैं ना हेयर को। हेयर कंडीशनर तो मॉइस्चर करेगा हेयर को। और जो टूथपेस्ट होते हैं, टूथपेस्ट क्या करते हैं, जो हमारे माउथ में एसिड होता है उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज। तो ये क्या करते हैं, ये भी क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस एसिड जो हमारे माउथ में होता है उसको, और हमारे टूथ को डिके होने से बचाते हैं, यानी ये टूथ डिके में हेल्प करते हैं, राइट। चलो, उसके बाद आता है सेविंग सोप। सेविंग सोप्स का जो मेन फंक्शन होता है वो लेदर प्रोड्यूस करना होता है। तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करना होता है, लेदर प्रोड्यूस करना होता है, राइट। चलो नेक्स्ट, तो याद रखना जो सोप्स है उनका क्लीनिंग एक्शन किसके जैसा होता है, लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स की तरह होते हैं। नाउअडेज डाइक्लोरीन इज सब्सटीट्यूटेड इन द ब्लीचिंग ऑफ पेपर विद ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी ओजोन और ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। देखो जो हमारा डाइक्लोरीन है यानी क्लोरीन वो हमारा ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसको हम ब्लीचिंग ऑफ पेपर में यूज़ करते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, ये क्या करता है, पेपर को वाइट करने में हेल्प करता है, यानी ये वाइट कलर का करता है उसको, और येलो होने से बचाता है। जो पेपर का येलो कलर होता है वो लिग्निन की वजह से होता है। तो ये क्या करता है, जो लिग्निन है उसको रिमूव करता है। वरना अगर एयर की प्रेजेंस में आएगा तो वो जो लिग्निन की वजह से जो पेपर है वो येलो हो जाएगा, तो ये पेपर को वाइटिश कलर प्रोड्यूस करता है। पर जब हम क्लोरीन जब ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ये ऑक्सीडेशन करने पर कुछ कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जैसे डाइऑक्सिन और फ्यूरिन। तो इस तरीके के कुछ कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जो टॉक्सिक होते हैं। ये कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और ये कैंसर प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमंस में, तो कैंसर का कॉज बनते हैं। अब इसको रोकने के लिए हम दूसरा एजेंट यूज़ करते हैं, और वो कौन सा एजेंट होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ यूज एज ए सब्सटीट्यूट इन द ब्लीचिंग ऑफ पेपर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2, जिसका कोई भी हार्मफुल बाई प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट हैं वो या तो वाटर होगा या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन और वाटर जो है वो हार्मफुल नहीं होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान का कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शन ए है टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, ऑप्शन बी डाइवर्जन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट, ऑप्शन सी ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, और ऑप्शन डी है द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गंगा एक्शन प्लान जो आया था वो 1985 में आया था, याद रख लेना इसका ईयर भी, कभी कभी ईयर भी भूल देते हैं। तो ये कब आया था, ये आया था 1985 में। इम्प्रूव वाटर क्वालिटी ये तो सही है, डाइवर्जन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट ये भी सही है, ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज ये भी सही है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारी गंगा है वो पॉल्यूशन फ्री हो, उसका वाटर एकदम पॉल्यूशन फ्री हो। इसका कोई पर्पज़ नहीं था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, और यही पूछा है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या नहीं था। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट, Which of the following is an important and major ingredient present in cement? इनमें से कौन सा मेजर इंग्रेडिएंट है सीमेंट का। ऑप्शन ए है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन बी है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन सी है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और ऑप्शन डी है जिप्सम। देखो सीमेंट के ये तीनों ही कंपोनेंट है, डाई कैल्शियम सिलिकेट भी, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी इसका कंपोनेंट है, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी इसका इंग्रेडिएंट है, राइट। चलो हमसे ये पूछा है कि मेन कौन सा है ना, मेन। अब देखो इनका मैं आपको परसेंटेज कंपोजिशन बता देती हूँ। जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है वो प्रेजेंट होता है 26%, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट प्रेजेंट होता है 51%, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट प्रेजेंट होता है 11%। हमसे यही पूछा है मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है, तो वो 51%, यानी कौन सा हो गया, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, राइट। चलो नेक्स्ट हमसे पूछा है रेयन इज अ, रेयन क्या है, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और इलास्टोमर। तो देखो रेयन है एक पॉलीमर, ठीक है, और रेयन जो पॉलीमर है उसको हम जानते हैं आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क।
यानी सिल्क में कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन देंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये क्या होता है, आर्टिफिशियल सिल्क होता है, ये एक मैन मेड सेमी सिंथेटिक होता है, ये सेमी सिंथेटिक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो यहाँ पर हमने केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो फीमेल शिफ्ट 2 वाले एग्जाम में हुए थे 27 सितंबर 2018 को। तो मैंने सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम आर एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे और हम अपनी यूनिट जो चल रही है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। और आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको ऐसा टॉपिक है जो लगता है मैंने नहीं करवाया और आप चाहते हैं मैं उसको कवर करूँ, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।